नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज वो तमाम प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स जो आपके सामने रखने वाला हूं, उनमें से खास कौन कौन हैं ये जरा पहले देखिए। आपको दिखाएंगे दिल्ली में संदिग्ध धमाका, कौन है इस साजिश का आका। आप आज ये भी देखेंगे कि अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर का दावा, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर क्या दिया आदेश, ये भी आपके सम्मुख रखूंगा। महाराष्ट्र की सीएम की दिल्ली में लगेगी मोहर, बीजेपी का इशारा किधर, ये भी आपके सामने रखूंगा। प्राइम एट 4 आपको यह भी बताएगा प्रियंका गांधी का सियासी पथ, लोकसभा में कैसे ली सांसद के तौर पर शपथ। इसके साथ जुड़ी हुई खबरें भी आज प्राइम एट 4 में। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के प्रशांत विहार में एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद धुआं उठता दिखाई दिया, दूर से ही नजर आया इस धमाके का धुआं देखकर इलाके में अफरा तफरी मची। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर देखिए आप, यहाँ ये जो ऊपर आपको सफेद बादल नुमा दिखाई दे रहा है, यही वो धुएं का गुबार है जो यहाँ इस ब्लास्ट की आवाज के बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ये पूरा जो व्हाइट क्लस्टर आप देख रहे हैं गुबार का, ये देखिए आप, इसको आप ध्यान से देखिए। ये वो धुआं है जो इस धमाके के बाद आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ये अब बताया जा रहा है कि धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर नुमा चीज मिली है। इस वक्त प्रशांत विहार के उस स्पॉट पर मौजूद हूं जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से जो सामने आप स्पॉट देख रहे हैं, जो एम्बुलेंस, उसके ठीक बगल में ही धमाका हुआ है। जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त वहां पे पास में एक ऑटो भी खड़ा था और ऑटो चालक उस पर मौजूद था, जिसे धमाके से उसके थोड़े बहुत जो है उसे शारीरिक तौर पर चोटें आई है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यही वो प्रशांत विहार का इलाका है। बंसीवाला मिठाई की दुकान के बाहर ये धमाका हुआ था और बताना चाहूंगा कि ये इलाका जो है ये बेहद ही पॉश भी माना जाता है इस इलाके का, क्योंकि देखिए जहाँ पे ये धमाका हुआ था उसके ठीक बगल में ही यहाँ पे जो है वो एसीपी की ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि एसीपी ऑफिस है, ठीक इसके बगल में जो है मॉल भी यहाँ पे है। यानी कि ये इलाका जो है काफी ज्यादा पॉश माना जाता है इस इलाके का, और यहाँ पे ही ये धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी यह खबर भी देखिए। प्रशांत विहार इलाके में ब्लास्ट की जांच अब तेज कर दी गई है। एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मौके से पुलिस को सफेद पाउडर नुमा चीज, जैसा मैंने आपको बताया, बरामद हुई है। ब्लास्ट साइट पर एनएसजी की टीम भी मौजूद है। ये तमाम एक्सपर्ट एजेंसीज ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या ये ब्लास्ट सैबोटाज है, क्या ये किसी की शरारत है, क्या यह कोई आतंकी कारनामा है, किस तरह के ब्लास्ट मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ, किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल यहाँ किया गया। ड्राइवर को थोड़ा वो भी घायल हो गया है और बच गए लोग। अगर ज्यादा लोग भीड़ भाड़ होती, अफरा तफरी मच जाती तो काफी चोट लग सकती। 2 घंटे बाद यही बॉम्ब ब्लास्ट होता तो कम से कम 500 लोग होते। पूरी रोड चौक्ड होती है, आसपास 5 स्कूल है यहाँ पे। नॉर्मल धमाके से तेज था वो, ऐसा नहीं था कि दिवाली के जो पटाखे होते हैं वैसा नहीं था, उससे तेज था ये धमाका। आसपास आके देखा गया कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, कुछ और है। तो इनिशियली नहीं पता चल पाया वो क्या चीज है, क्योंकि एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर थी। तो उसको फर्स्ट एड दिया गया उस समय पे, दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया। दिल्ली पुलिस टाइम पे आई है उस समय पे, तो दिल्ली पुलिस ने ये केस को अपने अंडर लिया है और सारे एरिया को सीज कर दिया गया। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने इस बीच स्टेटमेंट दिया है। दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी बन गई है दिल्ली। लॉ एंड ऑर्डर के बहाने केजरीवाल का अमित शाह पर भी अटैक देखने को मिला। अमित शाह जी, केजरीवाल को नहीं, अपराध को रोकिए। 3 महीने में गैंग वॉर में 20 लोगों की जान गई है, कहा अरविंद केजरीवाल ने। और जाहिर है इस घटना के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए यह और भी माकूल मौका था कि वो दिल्ली सरकार पर हमलावर हों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से जांच जारी है। आपको अब थोड़ा और तफसील से इस धमाके के बारे में बता देता हूं। यह धमाका प्रशांत विहार में हुआ। धमाका सुबह 11:15 बजे, प्रिसाइसली 11:48 पर हुआ। यह एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और अब तक की जांच में एक सफेद पाउडर उस जगह से बरामद हुआ है। और शुरुआती जांच में यह भी पाया गया है कि यह जैसा सीआरपीएफ स्कूल के करीब धमाका हुआ था, लगभग वैसा ही धमाका यह भी था। और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, जैसा मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है कि यह दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी बन गई है। लॉ एंड ऑर्डर के बहाने अमित शाह पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, अपराधों को रोकें तो राजधानी सुरक्षित बनेगी। 3 महीने में गैंग वॉर में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि
दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक कैपिटल है। ये सुन के अच्छा नहीं लगता। ये केवल बात दिल्ली की इमेज की नहीं है, ये बात लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड है। बाबा बागेश्वर ने आज क्या बात कही है, जरा वो देखिए। अजमेर दरगाह को लेकर बड़ा बयान। कोर्ट अगर निर्णय दे तो भगवान शंकर की स्थापना करनी चाहिए, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होना चाहिए, कहा बाबा बागेश्वर ने। जहाँ जहाँ मंदिर थे और बहुत आक्रामक तरीके से मुगल, बाबर, अकबर, इन लोगों ने जहाँ जहाँ मस्जिदें बना दी हैं, पुनर्वापसी होनी चाहिए। ख्वाजा गरीब, आपके बोलने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ की याचिका स्वीकार कर ली कोर्ट ने कि वहाँ पर शिव मंदिर था। बहुत अच्छा है, फिर तो जो है वहाँ पर जल्दी से कोर्ट अगर निर्णय दे दे तो भगवान शंकर की स्थापना होनी चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने कहा दरगाह पिछले 800 सालों से यही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ओवैसी ने 1991 के वर्शिप एक्ट को अमल में लाने की मांग की। ओवैसी का आरोप है कि ये सब बीजेपी आरएसएस के निर्देश पर किया जा रहा है। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? और अजमेर को लेकर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बाद उनकी बात भी देखिए। ये लोग अब अजमेर शरीफ पहुंचे हैं। ये देश और प्रदेश में करना क्या चाहते हैं, कानून के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और रोक लगाए, ये कहना है संभल के सांसद का कि अब बात अजमेर शरीफ तक पहुंच गई। एक के बाद दूसरी बात ऐसी क्यों निकाली जा रही है? क्या ये सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने के लिए किया जा रहा है? इस प्रकार की घटनाएं अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच गए। कब तक कहां जाकर के रुकेंगे? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूं इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूं कि इस पे जरूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो सके। अजमेर दरगाह को लेकर रामगोपाल और गिरिराज आपस में भिड़ गए। अजमेर शरीफ को विवादों में डालना ओछी मानसिकता, रामगोपाल ने कहा। गिरिराज ने कहा रामगोपाल जी की पार्टी का डीएनए ही एंटी हिंदू। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। आइए अब इस कमाल के ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा केस समझाता हूं। दरअसल हिंदू सेना ने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया है। उनके दावे वाली याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनने योग्य माना है। यह याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दायर की है। याचिका में अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार भी पेश किए गए हैं और इसके बाद अजमेर की कोर्ट से सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई भी शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होने वाली। अब क्या आज की अपडेट है वो देख लीजिए। इसकी जांच चल रही है। हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस को घटनास्थल से 41 खाली कारतूस भी मिले हैं। माना जा रहा है कि उपद्रवियों ने 41 राउंड गोलियां चलाई थी। यूपी पुलिस की फोरेंसिक टीम ने बरामद किए हैं खाली कारतूस। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। यहाँ पर उस खाली कारतूस को आप जानते हैं जब्त करने के बाद, बरामद करने के बाद उसको सील किया जाता है। यहाँ पर वो सील्ड असलहा और साथ में खाली कारतूस आपको दिखाई दे रहे हैं। 24 नवंबर को जिस तरीके से हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बंदूक है, 3 तमंचे हैं, उसका पुलिस ने सीज किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रबर बुलेट्स थे जो लूटे गए थे वो यहाँ पर रखे गए हैं और इसके अलावा जो गोलियां थी उसको यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हथियार हैं वो आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है
वो उस दिन हिंसा में किया गया था। और अब देखिए यहाँ पर जो ये चीजें हैं इनको पुलिस ने सीज किया है। और अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? ये रबड़ बुलेट है। ये रबड़ बुलेट है, ये पुलिस से लूटा गया था क्या? जी जी, पुलिस से लूटा गया। तीनों क्या तमंचे? ये तमंचे दंगाइयों सब बरामद हुए हैं जिनसे। और ये तीनों क्या है? ये 12 बोर के कार्टेज हैं, ये ब्लैंक कार्टेज है, ये प्लास्टिक पैकेट्स हैं। यूपी पुलिस की फोरेंसिक टीम ने जब मामले की जांच की तो पुलिस को मौके से 41 खोखे बरामद हुए हैं और इन खोखों में से 21 खोखे 12 बोर के तमंचे के हैं, 21 खोखे 32 बोर के तमंचे के हैं, जबकि 9 खाली कारतूस 315 बोर के तमंचे वाले मिले हैं। हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों की तादाद अब 21 हो गई है। पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई है। इन 3 आरोपियों ने 50 से ज्यादा लोगों की जानकारी दी है। तीनों आरोपी पत्थरबाजी के बाद से फरार थे। और इस बीच संभल में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। कल शुक्रवार को शाही मस्जिद में जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज से पहले प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। हिंसा वाली जगह पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शाही जामा मस्जिद है, उसके पीछे का ये रास्ता है और इन्हीं रास्तों पे तीनों तरफ से, जो सामने रास्ता आपको नजर आ रहा है और बीच में रास्ता है और पीछे रास्ता है, इन तीनों रास्तों पे ही जो पत्थरबाज है वो इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर जो पुलिस है उसके साथ भी बदसलूकी की, मारपीट की और उसके बाद पुलिस पे भी पत्थर बरसाए। लेकिन कल जिस तरीके से एक बार फिर जुमे की नमाज होनी है उसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल करने में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि हर चीजों को मॉनिटर किया जा सके। जो लोग यहाँ पे आएंगे कल नमाज पढ़ने के लिए उनको यहाँ पर जो है मॉनिटर किया जाएगा। और कोलकाता में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मार्च निकाला उन्होंने। सियालदाह में बांग्लादेश हाई कमीशन तक मार्च हुआ है। कोलकाता में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका भी है। आप जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और वहां इस्कॉन टेम्पल के एक बड़े संत को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और तब से बंगाल में खास तौर से इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वैसे विरोध प्रदर्शन इस तरह के देश भर में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन खास तौर से बंगाल में ये मार्च आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को देखते हुए कुछ जगहों पर इनको रोका भी है। तो ये पूरा मामला किस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने इस बात को लेकर स्ट्रांग स्टेटमेंट भी दिए हैं, लेकिन ये चाहा जा रहा है जनता की तरफ से कि भारत को और कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। पूजा आपको नजर आ रही है, हमारी संवाददाता जो लगातार निगाह रखे हुए हैं इस पर। पूजा, ये मामला धीरे धीरे बंगाल भर में ये कितना रिवर्बरेट हो रहा है और लोग क्या चाहते हैं, भारत की भूमिका इसमें क्या देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको सीधे तस्वीरों के ओर लिए चलती हूँ। आप देखिए, हम फिलहाल इस्कॉन मंदिर के बाहर है। इस्कॉन के भक्त यहाँ पर जो है भजन कीर्तन के जरिए अपना विरोध जो है जता रहे हैं। उनके हाथ में प्लकार्ड है, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में लगातार जो है ये मांग उठाई जा रही है कि इस्कॉन को न सिर्फ बैन किया जा सके लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसकी घोषणा कर दी जाए। उसी के खिलाफ जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक प्लकार्ड है, डोंट बैन इस्कॉन बांग्लादेश। तो यहाँ पर भजन कीर्तन के जरिए ये मांग उठाई जा रही है कि इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन नहीं और इस किया बीच अपने दर्शकों को ये खबर भी बता दें कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्गेनाइजेशन को, इस्कॉन को बैन करने से इनकार कर दिया और ये वहां की जो इस समय सरकार है उसके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। अगली खबर आपको बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर उन्होंने शपथ ली। प्रियंका ने कहा, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी ने भी इसी तरह हाथ में संविधान की किताब पकड़कर शपथ ली थी। देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को। मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं
उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आई हैं। कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कांग्रेस मेरे प्रोग्राम में अपना पत्रकार भेजती है। कांग्रेस वालों ने अपने पत्रकार से सवाल कराया था। बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, पहले कांग्रेस चलती थी, जैसे कांग्रेस खत्म हो गई बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अब कई लोग कहते हैं अखिलेश जी से टाइट सवाल पूछो तो पूछ लेते नाम क्या है तुम्हारा। जैसे एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या है तुम्हारा, फिर वो कोई मुस्लिम निकल गया तो वो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था उस बार। नाम क्या है? नूर काजी। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी सर। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम। नहीं, वो कांग्रेस ने भेजा था। जो पत्रकार की, मैं सच बोल रहा हूँ। मोहब्बत देखिए आप। नहीं, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। मैंने पूरा ट्रेस किया कि ये बंदा कौन है। बाद में पता लगा वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था, कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था। और वो आज भी होगा पत्रकार वहीं। आप पन्ना में किसी से पूछें, पता करवाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप देखिए कांग्रेस को आप कितना सपोर्ट करते हो, आपके पीछे पत्रकार लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, पता ये बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, इस रास्ते पे कभी कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस खत्म हो गई, अब बीजेपी खत्म हो जाएगी। और अखिलेश के खुलासे पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप, इंडी गठबंधन आपस में लड़ता है। इंडी गठबंधन महाठग गठबंधन है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस जिससे गठबंधन करती है उसकी पीठ में छुरा घोंपती है। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट ये स्पष्ट करता है कि पूरा का पूरा इंडी अलायंस, भले वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, वो दिखावा तो अलायंस का करते हैं पर आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। ये भी साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी जिससे अलायंस करती है उसी के पीठ में छुरा घोंपती है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन केजरीवाल पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गए हैं। और इस बीच केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मिशन में जुट गए हैं। केजरीवाल लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और हालचाल जाना। हम लोगों को तो कोई समझता ही नहीं अभी तक कि हम क्या हैं क्या नहीं है, वह कूड़ा करकट की तरह समझते हैं। जो भी आता है वही अपने बोल के चलाया जाता है कुछ भी। आप पहले हो यहाँ के सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी, तो आपने बहुत अच्छा कि आपने बुलाया, हमारा हौसला बढ़ गया है। आपकी वजह से ये सब इधर आए हैं और हम ये जो नौकरी लेके बैठे हैं ये भी आप ही की बदौलत है। केजरीवाल से मिलकर सफाई कर्मी गदगद दिखे तो वहीं केजरीवाल ने कहा जो भी हैं आपकी बदौलत हैं। हम भी आप ही की तरह हैं। आज से 10-15 साल पहले केजरीवाल को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। ये तो पता नहीं आप लोगों को क्या अच्छा लगा मेरे में कि आपने मेरे को इतनी बड़ी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली में झाड़ू उठाकर केजरीवाल ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कब्जा किया था। अब देखना ये होगा जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, क्या वो इसी झाड़ू के सहारे आपके दामन पर लगे दाग धो पाएंगे और दिल्ली में फिर से झाड़ू लगा पाएंगे? ये क्विक पॉलिटिकल